आखिर में नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे। जब अमेरिका आए तो यहाँ उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है, गोदी मीडिया ने यह बताने में काफ़ी समय खर्च किया और एक तरह की छवि बनाई गई कि काफ़ी धूमधाम रहती है नरेंद्र मोदी के आसपास। लेकिन उनके जाने के बहुत दिनों के बाद 18 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लंबी और विस्तृत तफ्तीश के साथ लिखी गई रिपोर्ट छपी है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में जिस तरह से भारतीय लोगों को जुटाकर सभाएं की जा रही हैं, जिसे हम एक शब्द से पहचानते हैं इंडियन डायस्पोरा, उसके बारे में ये खबर पड़ताल करती है। कहाँ से किसका पैसा है, कौन लोग लगे हैं और यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, जो उस डायस्पोरा का हिस्सा हैं, वो क्या सोचते हैं। तो ये इतनी लंबी रिपोर्ट आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में है। जो काम भारतीय प्रेस को करना चाहिए था, गोदी मीडिया तो नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादातर बड़ा भारतीय प्रेस वही है, वो काम अब आप न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहे हैं। चूँकि ये उन बातों को पकड़ रहा है ये अखबार, इसलिए इसे देखकर सरकार या सरकार के समर्थक चिढ़ जाते हैं। लेकिन हम इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से के बारे में आपको बताना चाहते हैं। Modi and India's diaspora, a complex love affair making global waves। डेमियन केव की रिपोर्ट की यह हेडलाइन कितना कुछ कहती है। हिंदी में ऐसे समझिए कि यह भारत के बाहर जो मोदी लहर पैदा की जा रही है, मसला उतना सरल नहीं है। इस पंक्ति से रिपोर्ट शुरू होती है कि मोदी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को पहचान लिया है, उसके सहारे अपनी छवि बनाने की कोशिश की है। यह बड़ी बात तो है, लेकिन चिंता की भी बात है। बीजेपी और मोदी ने विदेशों में सफल भारतीयों के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। इस रिश्ते को बनाने में ग्लोबल राजनीतिक मशीन का हाथ रहा है। यह राजनीतिक मशीन है कई देशों में पार्टी कार्यालय का होना और हजारों वॉलंटियर का इससे जुड़कर काम करना। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में इस तरह का सफल आयोजन किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट इस बात की भी पड़ताल करती है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टेडियम में जिस तरह से लोगों को जुटाया गया, हज़ारों लोगों को उन्हें प्राइवेट जेट से लाया गया, इसका पैसा किसने दिया। प्राइवेट जेट बहुत महंगी चीज़ होती है, मगर प्राइवेट जेट से लोगों को लाया गया उनकी सभा को आयोजित करने के लिए, इसके बारे में भी इस अखबार में काफ़ी कुछ लिखा गया है। रोशनी के इंतजाम से आपको लगेगा कि यहाँ पूरा अमेरिका उमड़ आया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि कैनेडी सेंटर में 1200 सीटें ही हैं। क्या इसलिए अंधेरा किया जाता होगा कि बड़ी रैलियों के आदि प्रधानमंत्री की यह सभा बड़ी लगे कि कितने अधिक लोग आए हैं। अगर इस हॉल में लगातार रोशनी होती, हर किसी का चेहरा साफ साफ दिख रहा होता, तो क्या यह भी दिख जाता कि मात्र 1200 लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि कैसे यहाँ प्रधानमंत्री ने अमेरिका में सफल भारतीयों से मुलाकात की, जिन्हें यह बताने की कोशिश करते रहे कि वे दुनिया के गुरु हैं और यह सदी भारत की है। दुनिया में कोई नेता दूसरे देश की धरती पर इस तरह की सभाएं अपने लिए नहीं कर पाता है। ऑस्ट्रेलिया की सभा में 20,000 फैंस आए थे। यह एक फिक्स पैटर्न सा बन गया है। भारत में अपनी छवि के प्रसार के लिए विदेशों में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अखबार फिर इसके बारे में भी विस्तार से बताता है कि बीजेपी और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच रिश्तों की शुरुआत किस तरह से वाजपेयी के दौर में शुरू होती है और मोदी के दौर में कहां पहुंचती है। किस तरह ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी मजबूत हुई है, वह लोगों के काम कराती है क्योंकि दूतावास के स्टाफ की अपनी सीमा है। ये लोग पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह के काम में मदद करते हैं और इनकी बैठकों में दूतावास के अधिकारी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विदेशों से बीजेपी को काफी पैसा भी आता है। जब टेक्सास में हाउडी मोदी के समय लोग यह सवाल पूछने लगे, तब जाकर यहां बीजेपी को रजिस्टर कराना पड़ा। मैं सीधा अनुवाद नहीं कर रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का सार ही पेश कर रहा हूं। आपसे अपील है कि आप खुद भी पूरी रिपोर्ट पढ़ लें। और फिर एक बात बहुत अहम है जो इस अखबार की रिपोर्ट में है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बीजेपी की संस्था है, उसने फॉरेन ट्रांसपेरेंसी रजिस्टर के साथ पंजीकरण नहीं कराया है। बहुत विस्तार से इसके बारे में तो जानकारी नहीं है कि फॉरेन ट्रांसपेरेंसी रजिस्टर क्या है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इससे रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि संस्थाओं को लेकर सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से आ जाएं कि उनके पास किसका पैसा है, कौन ये पैसा दे रहा है। इलेक्टोरल फंड की तरह मामला ना हो कि पैसा देने वाले के बारे में
आपको पता ही नहीं चले कि वो भारत का है या भारत से बाहर का है। अखबार में ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी के नेताओं से भी बात की गई है, जिनका बयान छपा है कि प्राइवेट विमान से लोगों को लाया गया था। इसके लिए जो पैसा खर्च हुआ वो पूरी तरह से स्थानीय समुदाय के लोगों ने ही किया, यानी भारतीयों ने दिया। पर सवाल है, ये भारतीय कौन हैं? इनका बीजेपी से क्या रिश्ता है? क्या भारत में किसी प्रकार से इनका कोई हित है, बिजनेस है? कोई इतना पैसा खुद से क्यों खर्च करेगा? ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन के अलबेल सिंह किंग का बयान छपा है कि उनके ग्रुप को इस इवेंट के लिए काम दिया गया था, लेकिन जब आयोजकों ने यह नहीं बताया कि किसका पैसा है, तो अलबेल सिंह आयोजन से अलग हो गए। नरेंद्र मोदी और डायस्पोरा का गोदी मीडिया में कवरेज इस तरह से किया जाता है जैसे लगता है कि सब कुछ एक समान है। यहाँ रहने वाली सारी जनता उन्हीं की तरफ है, उन्हीं के नाम पर और उनके लिए ही तालियां बजाती हैं। मगर ये रिपोर्ट उन रेखाओं को भी खींचती है जो यहाँ रहने वाले लोग अब बोलने लगे हैं। मुझे भी हैरानी हुई कि कई बड़े नाम अपने नाम और पहचान के साथ बाकायदा उन चिंताओं को सामने रख रहे हैं कि एंटी मुस्लिम राजनीति और भेदभाव की राजनीति से हिंदुस्तान की जो आर्थिक तरक्की की रफ्तार है वो पटरी से उतर सकती है, और अब वो नरेंद्र मोदी को लेकर सतर्क नज़र आने लगे हैं। सिलिकॉन वैली के एक प्रमुख निवेशक विनोद खोसला भारत अमेरिका को करीब लाने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्रवाद से है। इसकी वजह से जो अस्थिरता और असमानता की आग लगाई जा रही है, उससे आर्थिक विकास पटरी से उतर सकता है। खोसला का कहना है कि सरकार को यह समझना होगा कि हिंदू हिंदू करने से आर्थिक प्रगति से ध्यान हट सकता है। इससे ग्लोबल संबंधों को भी झटका लग सकता है। इसी क्रम में अरुण सुब्रमणी का एक बयान न्यूयॉर्क टाइम्स कोट करता है। अरुण सुब्रमणी प्राइवेट इक्विटी बैंकर हैं, जिन्होंने भारत में हेल्थ, डिजिटल सेक्टर में काफी निवेश किया है। अरुण का बयान छपा है कि पार्टी को यह साफ करना होगा कि भारत सबके लिए है। कमल रेखी पहले अमेरिकी भारतीय हैं जिनकी कंपनी यहां के शेयर मार्केट नैस्डैक में लिस्ट हुई है। वाजपेयी की बात सुनकर उन्हें काफी भरोसा हुआ था। तो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि विनोद खोसला ने, अरुण सुब्रमणी ने और रो खन्ना ने नरेंद्र मोदी को लेकर और उनकी राजनीति को लेकर क्या टिप्पणी की है। अगर इसी बात की विस्तृत रिपोर्टिंग हो जाए तो अमेरिका यात्रा को लेकर जो महिमा मंडन किया गया है उसकी धुलाई हो सकती है। मगर इन बातों को, इन बड़ी हस्तियों के बयानों को भारत के मीडिया के पर्दे से गायब कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करने वाले कांग्रेसनल कॉकस यानी अमेरिकी सांसदों के गुट के सह अध्यक्ष रो खन्ना का बयान छपा है कि उन्होंने मोदी से भारत की विविधता को लेकर बात की है। रो खन्ना कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत जिन सिद्धांतों की बुनियाद पर बना है, उन्हीं सिद्धांतों की बुनियाद पर अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत हों। हम किसी खास व्यक्ति पर जोर नहीं देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा क्या है, इसकी पहचान कैसे बनती है, इसके भीतर की राजनीति क्या है। संजय मिश्रा ने दिस इज डिवाइडेड नाम से एक किताब लिखी है, बाकायदा इस पर रिसर्च किया है और ये किताब जो है सेज प्रकाशन से आई है। 895 रुपये की किताब है। ये भारतीय संस्करण भी इसका उपलब्ध है। तो अमेरिका में रहने वाले जो साउथ एशियन लोग हैं, मूलतः जो भारतीय लोग हैं, उनके भीतर की राजनीति और उनके भीतर की सामाजिक गतिविधियों के बारे में आप इस किताब को पढ़ते हुए जानते हैं। संजय मिश्रा ड्रू यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे जब इस किताब को आप लिख रहे थे। एसोसिएट प्रोफेसर अब हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किताब लिखने के बाद आदमी कुछ और हो जाता है, वो पहचान पुरानी हो जाती है। पर संजय, हम लोग बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं इंडियन डायस्पोरा, और ये मान कर चलते हैं कि जो भी अमेरिका में है वो बहुत अमीर है, वहाँ से डॉलर लेकर आ रहा है। जब आप भारतीय लोगों पर या साउथ एशियन लोगों पर ये अध्ययन कर रहे थे, तो क्या आपने उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखा? क्या ये बात सही है कि जो भी यहाँ पर है वो बहुत अमीर की ज़िंदगी जी रहा है? तो पहले मैं थोड़ा डायस्पोरा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि डायस्पोरा कैसे समझा जाए। तो हम जब डायस्पोरा की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे आइडिया ये है कि हम एक ऐसे
कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो ब्रिटेन में है, यूएस में है, कनाडा में है, कैरिबियंस में है, और एक लंबी हिस्ट्री है उसकी। और इन सारे समुदायों की एक तरह से वो लोग समझते हैं कि हमारा इंडिया से कुछ कनेक्शन है, राइट। और ये लोग अलग अलग समय पर आए हैं, राइट। और जैसे आप देखें कि मिड 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में, जिनको हम गिरमिटिया के नाम से जानते हैं, वो लोग इंडेंचर्ड लेबर के रूप में कैरिबियंस में ले गए हैं, वो भी डायस्पोरा का हिस्सा है, राइट। जो लोग मिडल ईस्ट में, गल्फ में अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं या बहुत कम आय पे काम करते हैं, वो भी डायस्पोरा का हिस्सा है। और जो लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और बड़े पदों पे हैं, वो भी डायस्पोरा का हिस्सा है, राइट। तो डायस्पोरा एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन है, और डायस्पोरा को हमें उसी तरीके से देखना चाहिए कि इसको एक सिंपल तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं किया, और ना एक देश से जोड़कर हम और ना एक देश से जोड़कर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो आप भारतीयों के बारे में, उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मेरा एक सवाल है कि शुरुआत मैं इसी से करना चाहता हूँ कि उनकी आर्थिक पहचान जो यहाँ बनी है कि वो बहुत ही सफल अमेरिकन हैं। क्या ये बात प्रमुख रूप से सही है या ये तस्वीर आधी है? ये तस्वीर में कुछ हद तक सत्य है और कुछ हद तक ये आधी भी है। सत्य ये है कि जो लोग भारत से ख़ास तौर पे 1965 का जो यहाँ पे इमिग्रेशन रिफॉर्म हुआ, काफ़ी बड़ा रिफॉर्म था, और उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए माइग्रेंट के रूप में, वो कुछ ख़ास तरह के लोग आए। तो अमेरिकन स्टेट ने एक ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी क्रिएट की जिसमें कि वो लोग चूज़ करते हैं किसको लाना है इस देश में, राइट। और उस चूज़ करने की प्रक्रिया में उन्होंने सबसे हाईली एजुकेटेड, सबसे टैलेंटेड, जो लोग सबसे अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को चूज़ किया। और उससे उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की जनता जैसे भारत में दिखती है, वो यहाँ पे ऐसी नहीं दिखती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने उन लोगों को चूज़ किया कि हमें सबसे टैलेंटेड डॉक्टर चाहिए, हमें सबसे टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हमें सबसे टैलेंटेड आईआईटी का पर्सन चाहिए, राइट। एंड तो एक तरह से इसको बोलेंगे कि एक तरह की क्यूलिंग हुई, राइट। एक तरह का सेलेक्टिव माइग्रेशन हुआ, पूरा क्रीम उठा के लाया गया, राइट। तो जब हम देखते हैं कि भारत के लोगों की जो आय है यहाँ पे, भारतीय मूल के लोगों की, वो सभी, जब हम सभी एथनिक ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि बहुत सेलेक्टिव माइग्रेशन हुआ है, राइट, और बहुत सेलेक्टिव तरीके से लोगों को चूज़ किया गया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि भारत के लोगों की आय ज़्यादा इसलिए नहीं है कि हम एक्सेप्शनल हैं या हमारे अंदर कुछ खास है, बल्कि इसलिए कि हमें वहाँ से चूज़ करके लाया गया है, राइट। तो उस चीज़ को हमें समझना होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जैसे भारत के लोगों ने जब यहाँ आना शुरू किया, तो पहले तो उन लोगों को स्किल के बेसिस पे लाया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट करना शुरू किए फैमिली के बेसिस पे, कि आप हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी है, या हमारे पति हैं, या हमारे पिता हैं। तो उसके बेसिस पे माइग्रेट करने की सुविधा भी अमेरिका में है, जिसको कहते हैं फैमिली माइग्रेशन, राइट। सो स्किल माइग्रेशन और फैमिली माइग्रेशन, राइट। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा 1970-80 में फैमिली के बेसिस पे माइग्रेट करने लगा, और वो लोग उतने टैलेंटेड नहीं थे, वो लोग सबसे क्रीम नहीं थे। मान लिया अगर उनके पास एमए की डिग्री है या एमटेक की डिग्री है, वो यहाँ आते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ती है, या उनको टैक्सी चलाना पड़ता है, या उनको बहुत साधारण जॉब लेना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक तरह से जो डायस्पोरा फॉर्मेशन है, एक तरह से जो कम्युनिटी का नेचर है, वो चेंज होना शुरू होता है, राइट। और अगर हाई इनकम लोग हैं तो बहुत लो इनकम लोग भी आने लगे, राइट। और तो एक नए तरह का कम्युनिटी फॉर्मेशन होने लगा, जिसमें कि हम आर्थिक वेरिएशन देखते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हुआ कि वो लोग यूएस आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, राइट, और वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे रह जाएंगे। कानून
को दरकरार करके वो लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हो जाते हैं। तो आज अगर हम देखें तो अमेरिका में करीब 12 मिलियन लोग अनडॉक्यूमेंटेड अवैध रूप से रह रहे हैं, और उसमें भारत से आने वाले लोगों का नंबर 5वें या 6ठे स्थान पे है। अगर हम सोचें कि भारतीय कम्युनिटी कैसी है यहाँ पे, तो उसमें हम एक पूरा वेरिएशन देखते हैं कि जो लोग वीज़ा को बिना वीज़ा के हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, कई लोग स्मगलर्स को पैसा देते हैं, लैटिन अमेरिका जाते हैं, वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, राइट, और यहाँ पे आके फिर असाइलम या अनडॉक्यूमेंटेड रहते हैं, राइट। तो उनको नौकरी कैसी मिलती है, उनका आय कैसा होता है, काफ़ी डिफिकल्टी में रहते हैं संजय। ये बहुत ही आपने उस पहचान को थोड़ा खंडित कर दिया कि इसमें चुने हुए लोग, जैसे उदाहरण के तौर पर आईटी और आईएम वगैरह के इस स्किल के लोग हैं, इसमें परिवारों की तरफ से लाए गए हैं जिनकी आर्थिक आय उनकी तुलना में कम है। क्या ये अवैध लोग जो हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं कि इन्हें अगर किसी नेता के समर्थन में जुटाया जाए तो ये ज़्यादा आते हैं कि हमें दूतावासों से मदद मिलेगी, पासपोर्ट की प्रक्रिया में मदद मिलेगी या वीज़ा में मदद मिलेगी? क्या ये वजह है कि उनका जुटान ज़्यादा राजनीतिक, जो हाल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में जो बढ़ा है, वैसे तो उसमें काफ़ी सफल लोग जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वही ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो विदेशों में जो समर्थन क्रिएट किया गया है, क्या ये तबका ज़्यादा हो सकता है इसमें? मेरे ख्याल से जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो लोग की कानूनी रूप से सेफ नहीं हैं, अंग्रेजी में एक फ्रेज यूज करते हैं कि दे कीप देयर हेड्स डाउन, राइट। वो लोग अपने आप को नोटिस नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो लोग अगर समर्थन भी करते होंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी को या नरेंद्र मोदी को, ऐसे लोगों को वो कभी भी बहुत खुल के सामने नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा कानून से बचना चाहते हैं। हमेशा वो कभी भी कैमरा पे नहीं आना चाहेंगे, कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आना चाहेंगे जिससे कि वो लॉ के साथ उनका कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। बारिश हो रही है तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हमारे देश में अवसरों की कितनी कमी है कि लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह से अवैध रूप से किसी दूसरे देश में आते हैं, और कई घटनाएं हुई हैं, खबरें भी हमने बताई हैं कि गुजरात में ही कई बार ऐसा हुआ है कि कनाडा की तरफ से अमेरिका में आने के कारण रास्ते में ठंड से परिवार मर गया, गुजरात का ही, और नदी में डूबकर मर गया, ये भी गुजरात का ही है, जिसका गुजरात मॉडल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, भारत के खासकर हिंदी प्रदेशों में इसका प्रोपेगेंडा रचा गया कि वहाँ कोई स्वर्ण युग बना दिया गया है। लेकिन ये सच्चाई भी लोगों के सामने बहुत कम आती है कि बाकी देशों के साथ जिस तरह से यहाँ की राजनीति में मैक्सिको को टारगेट किया जाता है, इमिग्रेशन का चेहरा मैक्सिको से आने वाले लोग हैं, क्या उस तरह से ये भी हैं जो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे ट्रम्प बार बार मैक्सिको से आने वाले इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं? यहाँ पे एक धारणा ऐसी है कि ज़्यादातर जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं वो मैक्सिको से हैं, लेकिन अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी वेरिएशन है। चाइना से लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, लैटिन अमेरिका के दूसरे कंट्रीज से हैं, और टारगेट एक तरह का परसेप्शन ऐसा बन गया है कि सारे इंडियंस CEOs हैं और हाईली स्किल्ड हैं और उनके पास काफ़ी पैसा है, उनके पास सबर्ब्स में घर हैं और 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, इस तरह का परसेप्शन बन गया है, राइट। तो कभी उस तरह से डिस्कोर्स में, बातचीत में वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी तरह की धारणा भी है कि जो इंडिया से आने वाले लोग, जो लोग कि अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो भी टारगेट बनते हैं। एक तरह के जेलसी, एक तरह के ये एक फीलिंग आती है कि हमारे जॉब्स लिए जा रहे हैं। कोई अमेरिकी CEO होता, कोई वाइट पर्सन CEO होता, अगर ये एशियन पर्सन, अगर ये ब्राउन पर्सन CEO नहीं होता, तो हॉस्टिलिटी केवल जो गरीब लोग हैं उनके प्रति नहीं होती, सफल लोगों के प्रति भी होती है। और उनको भी ये नेविगेट करना पड़ता है कि जब अपनी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और जब वो सड़क पे आते हैं तो वो एक
किसी और ब्राउन पर्सन की तरह हैं, वो किसी एक और नॉन वाइट पर्सन की तरह हैं, और उनको वो एनकाउंटर करना पड़ता है स्ट्रीट्स पे और लाज समाज में कि हम अपनी जो प्रतिष्ठा हमने अर्जित की है उसको हम कैसे समाज में स्थापित करें। और वो स्ट्रगल केवल कम आय वाले लोगों की नहीं है, बल्कि बड़े आय वाले लोगों की। शायद इसी वजह से वो राजनीतिक पहचान खोजते होंगे, ज़्यादा इंडिया असर्ट करते होंगे। यहाँ पे 40 साल 50 साल रहने के बाद भी, यहाँ की नागरिकता लेने के बाद भी। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं संजय कि भारतीय डायस्पोरा की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अगर आप बता सकें कि क्या वो सिर्फ लीनियर गतिविधि है, एक पार्टी के फेवर में है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट की है कि इंडियन डायस्पोरा में बीजेपी, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जैसे संगठन की बड़ी भूमिका है, हज़ारों वॉलंटियर उसके दुनिया भर में काम करते हैं। तो उसकी अपनी राजनीतिक पहचान यहाँ की राजनीतिक दलों के साथ कैसे जुड़ती है और भारत के राजनीतिक दलों के साथ कैसे जुड़ती है? इंडियन डायस्पोरा की राजनीति के बारे में एक तरह का इम्प्रेशन भी क्रिएट किया गया है, और वो इम्प्रेशन बहुत डेलिब्रेट तरीके से क्रिएट किया गया है, राइट। बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर्टिकुलरली पिछले 10-15 सालों में इन लोगों ने इस बात को समहाउ ये निर्णय लिया कि डायस्पोरा की पॉलिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायस्पोरा की पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है, लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार जर्नलिस्ट बोलते हैं, कई बार दूसरे लोग ही बोलते हैं कि पैसा बहुत है वहाँ पे, वहाँ से पैसा आता है और पैसे के लिए लोग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा मूल चीज़ नहीं है। पैसा मूल चीज़ नहीं, पैसा मूल चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ है जो कि क्योंकि वो लोग केवल एफ्लुएंट लोगों से जाके नहीं मिलते, वो केवल सीईओ से जाके नहीं मिलते, वो एक मास कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक लोगों के जुड़ाव करना चाहते हैं। क्यों लोगों का जुड़ाव करेंगे? अगर आपको केवल पैसा चाहिए तो आप टारगेट करें वैसे लोग जिनके पास पैसा है, उनसे जाके प्राइवेटली मिले, लेकिन एक मास कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं। और वो मास कैरेक्टर इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये हवा बना पाएँ कि जो लोग डायस्पोरा में सफल हैं, जो लोग की हाईली एजुकेटेड हैं, जिन लोगों ने दोज हु हैव मेड इट जो फ्रेज यूज़ करते हैं, अगर वो लोग हमारे समर्थन में हैं तो इसका मतलब है कि हमारे साथ कुछ हमारे अंदर ऐसा है, हमारी पॉलिटिक्स में ऐसा है जो कि हम सही कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस ने एक लंबे समय से एक सोच तैयार की है कि डायस्पोरा हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है। डायस्पोरा को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी वैधता की दुनिया में नाम हो रहा है, नाम करना। तो उस तरह का एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, और जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप डायस्पोरा की पॉलिटिक्स देखेंगे तो डायस्पोरा की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, डायस्पोरा बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये आप क्यों कहते हैं कि जितना है नहीं उतना दिखाने की कोशिश करते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग डायस्पोरा के, आप काफ़ी सारे लोगों को देखें जो यहाँ पे 20 साल से 25 साल से 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग काफ़ी हद तक इंडिया के साथ उतना ज़्यादा डे टू डे ध्यान नहीं देते इंडिया के पॉलिटिक्स में, राइट। काफ़ी हद तक यहाँ के डे टू डे ज़िंदगी में डूबे हुए हैं, यहाँ की राजनीति के साथ उनका ज़्यादा लगाव धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि हर इंडियन जो है वो मोदी का सपोर्टर है। अगर हम इंडियन डायस्पोरा को देखें तो इंडियन डायस्पोरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग यहाँ पे हैं, बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस हैं, बड़ी संख्या में सिख हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि गुजरात से नहीं आते या हिंदी हार्टलैंड से नहीं आते, तमिलनाडु से आते हैं, आंध्र से आते हैं, केरला से आते हैं। और ये क्षेत्र ऐसे नहीं है जहाँ पे कि बीजेपी का ऐसा प्रभाव रहा है, राइट। और बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन यहाँ पे इस तरह का रहा है, जहाँ पे कि जब 2005 में नरेंद्र मोदी का वो वीज़ा डिक्लाइन किया गया तो उसमें उस डिक्लाइन होने के पीछे बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व था जो कि डायस्पोरा का था, राइट। तो हम जब डायस्पोरा की बात करते हैं तो हमें उस कंटेंशन को दिखाना होगा, उसके भीतर किस तरह के टकराव हैं, उसके भीतर बहुत ज़्यादा टकराव है। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ये उन्होंने तरीका निकाला है
कि जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको वो लोग आतंकवादी बोलते हैं, उनको वो लोग पाकिस्तान का समर्थक बोलते हैं, उनको वो लोग खालिस्तानी बोलते हैं, राइट। तो एक पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में नहीं लेते, बल्कि उनको नेम कॉलिंग करते हैं कि ये लोग वैलिड ओपिनियन नहीं है, हमारा विरोध इसलिए है कि उनको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, उनको किसी और तरीके से बरगलाया जा रहा है, राइट। तो अगर हम डायस्पोरा को देखें और डायस्पोरा की पॉलिटिक्स को देखें तो हमें उसके अंदर जो कंटेंशन है, इसलिए टाइटल मैंने डिवाइडेड दिया। मैं इसी के बारे में बात करूंगा आगे कि देसी डिवाइडेड क्यों लिखा है आपने। बारिश ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा भीग रही हैं, तो थोड़ा हम रुकेंगे। जिन्हीं हमारे लिए कैमरा कर रही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रुकते हैं ताकि बारिश रुक जाए। तो हम बात करेंगे कि क्यों संजय मिश्रा ने अपनी किताब का टाइटल ये चुना है, दिस इज़ डिवाइडेड। तो संजय, अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो किताब है देसी डिवाइडेड, आप अपने रिसर्च के दौरान किस कालखंड का चुनाव करते हैं और क्यों इस शीर्षक पर पहुंचते हैं कि जो यहाँ के जो लोग देसी हैं उनके बारे में ऐसा टाइटल दिया जाए। और देसी से क्या मतलब, सिर्फ भारतीय लोगों से आप मीन करते हैं या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से आए हुए लोगों को भी इसमें शामिल करते हैं? जब देसी टर्म मैंने इस्तेमाल किया तो एक तरह से जो टर्म साउथ एशियन है उसके रिप्लेसमेंट के रूप में मैंने इस्तेमाल किया। तो मेरे बुक में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, लेकिन इसमें नेपाल के लोग इंक्लूडेड हैं, श्रीलंका के लोग इंक्लूडेड हैं, और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग इंक्लूडेड हैं, राइट। तो जो मैंने अपनी किताब में ये बात कहने की कोशिश की है कि अगर हम साउथ एशियन डायस्पोरा को यहाँ देखें या इंडियन डायस्पोरा को यहाँ देखें तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि डायस्पोरा का मतलब है कि उनके अंदर पूरी तरह से यूनिटी है, वो एक हैं, राइट। राष्ट्रवाद के अराउंड और इंडियन आइडेंटिटी के अराउंड उनके अंदर पूरी एकता है, राइट। लेकिन मैंने अपनी किताब में ये अपने शोध में ये पाया कि बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कुछ लोग काफ़ी अमीर हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब हैं, कुछ लोग बीच में हैं। तो वेरिएशन जो है उसको मैंने लाने की कोशिश की। दूसरी बात जो मैंने अपनी किताब में काफ़ी प्रमुखता से की है वो ये की है कि जब 9/11 की घटना हुई यहाँ पे और उसके बाद एक तरह का बहुत सीरियस रेसिस्ट प्रोपेगेंडा जो लोग ब्राउन दिखते हैं, जो लोग साउथ एशियन दिखते हैं, उनके खिलाफ चला और वो लोग सस्पिशियस देखे जाएंगे। हम समझ रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ चला हो। तो जब हम मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन कौन मुसलमान हैं इस बात को आम जनता में उसको उन्होंने एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर ली। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि एक नई कैटेगरी क्रिएट हुई, मुस्लिम लुकिंग कैटेगरी, राइट, कि कौन मुस्लिम दिखता है, राइट। तो बहुत सारे ब्राउन लोग जो कि मुस्लिम नहीं हैं वो भी मुस्लिम दिखते हैं। जब स्ट्रीट में घूमते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है या कोई गाली देता है ये कह के कि तुम ओसामा बिन लादेन हो, राइट, और उसके समर्थक हो। तो इस तरह का रेशियल कंस्ट्रक्शन पोस्ट 9/11 पीरियड में हुआ। और पहला व्यक्ति जो कि 9/11 के हमलों के बाद रेशियल वायलेंस में मारा गया वो उस व्यक्ति का नाम था बलबीर सिंह सोधी। मेसा एरिज़ोना में वो एक गैस स्टेशन पे काम करते थे। बहुत आर्थिक स्थिति डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी नहीं रही होगी और गैस स्टेशन पे एक वाइट पर्सन उनके पास आया और उसने बोला कि बाद में उसने कन्फेस किया जब वो पकड़ा गया कि मुझे बहुत गुस्सा था इस बात का कि अमेरिका पे अटैक हुआ 9/11 को और मैं उस गुस्से मैं किसी से बदला लेना चाहता था और मैं बदला लेने के लिए गया और मैंने उस पर्सन को चुना ना। बलबीर सिंह सोधी सिख थे, पंजाब से आए थे, राइट। तो और इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं हुई जहाँ पे कि किसी ब्राउन पर्सन को सस्पिशियस के रूप में देखा ब्राउन मतलब हम भारतीयों को मूलतः भूरे रंग से यहाँ पर पहचाना जाता है और वाइट मतलब ये गोरे लोग जो अपने आप को और ब्राउन वाइट
ब्राउन, वाइट, ब्लैक और ब्राउन की कैटेगरी में फिर बहुत सारे जो लातिनो लोग हैं जो कि लैटिन अमेरिका से हैं, वो भी हमारी तरह दिखते हैं। तो ब्राउन की कैटेगरी बड़ी है, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, राइट। तो मैंने अपनी किताब में कहा कि जब 9/11 की घटना हुई और उसके बाद जब रेशियल वायलेंस हुआ तो बहुत सारे लोगों को लगा कि सारे ब्राउन लोग, सारे साउथ एशियन लोग और मुस्लिम लोग और मिडल ईस्ट के लोग, ये सारे लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि एक तरह का डिवीज़न पैदा हुआ साउथ एशियन लोगों के बीच में। कैसे? और जो लोग हिंदूज थे, उन लोगों ने इस बात को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की कि हम मुस्लिम नहीं हैं और हम एक अलग तरह के ब्राउन हैं, हम एक अलग तरह के नॉन वाइट हैं और हमें अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए, हमें उस तरह से, हमें मुस्लिम की तरह मत देखो, राइट। तो मैंने अपने बुक में ये आर्ग्यूमेंट को बनाने की कोशिश की और ये बात करने की कोशिश की कि जब हम 9/11 का प्रभाव देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक नए तरह का रेशियल कॉन्शसनेस पैदा हुआ साउथ एशियन लोगों के बीच में, मिडल ईस्ट के लोगों के बीच में, जहाँ पे कि उन्होंने टारगेटेड अपने आप को फील किया, जहाँ पे कि उन्होंने ये फील किया कि हमें टारगेट किया जा रहा है। कई लोगों को, जो लोग काफ़ी सारे लोग जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड थे, वो लोग काफ़ी इनसिक्योर महसूस करने लगे, राइट। तो ये जो विभाजन साउथ एशियन लोगों के अंदर हुआ हिंदू, मुस्लिम और सिख के आधार पे, जहाँ पे कि लोग अपने अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बात करने लगे और इस तरह से बात करने लगे कि हमें उनसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, हम वो सस्पिशस लोग नहीं हैं, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि गोरों ने ब्राउन को देखा कि ये वो लोग हैं, ये उनके जैसे लोगों का काम होगा, तो उनके जैसे लोगों ने अपने बीच में देखना शुरू कर दिया कि हम उनके जैसे नहीं हैं। हाँ। तो उनके जैसे देखने की प्रक्रिया, एक बाहर से किसी ने आपको उनके जैसे देखा और आप उसकी प्रतिक्रिया में अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को उनके जैसे के आधार पर अलग करने लगे और देखने लगे और इस तरह से ये बढ़ जाते हैं। जो पहले एक तरह की एकता होगी, अमेरिका में आ गए हैं, देश से दूर हैं या फिर उस महाद्वीप से दूर हैं, तो एक प्रकार की कॉमरेडरी या फिर दोस्ताना संबंध लोगों में रहा होगा, स्वाभाविकता कि हम लोग एक हैं, वो बट गया 9/11 से। वो 9/11 ने उस पर काफ़ी प्रभाव डाला और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे कि साउथ एशियन समुदाय के लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या मुस्लिम, हिंदू, सिख, वो लोग साथ में आए, उन लोगों ने मोबिलाइज़ किया, उन लोगों ने कैंपेन्स किए और ये कोशिश की कि किसी को भी टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि सबसे बड़े जो लोग टारगेटेड थे 9/11 के बाद वो लोग मुस्लिम धर्म के लोग थे। उनको जेल के अंदर डाला गया, उनको टेररिज्म के फॉल्स चार्जेस में वो किया गया। लेकिन स्ट्रीट लेवल पर जो वायलेंस हुआ उसमें डिफ्रेंशिएट करना है मुश्किल था कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, राइट। तो एक तरह का जिसको बोलते हैं रिसर्च की भाषा में कि एक तरह का नया रेशियल कंस्ट्रक्शन हुआ ब्राउन आइडेंटिटी, राइट। और तो उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोजली देखने की कोशिश की और उसमें मैंने देखा कि एक तरह से यूनिटी ही बढ़ी तो दूसरी तरह से बहुत सारा फ्रैक्चर भी दिखाई दिया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो डायस्पोरा के अराउंड मोबिलाइजेशन हुआ, या तो नरेंद्र मोदी के अराउंड या हिंदुत्व मोबिलाइजेशन के अराउंड, जब आप डायस्पोरा को देखते हैं तो ये देखने में आता है काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन दोनों साइड्स पे हुआ, राइट। काफ़ी मैसिव मोबिलाइजेशन, जो लोग हिंदुत्व को चैलेंज करना चाहते थे उनका भी हुआ, चाहे वो सिखों के अंदर हो, चाहे वो मुसलमानों के अंदर हो, चाहे वो जो हिंदू समुदाय के ऐसे लोग हैं जो लोग की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से और हिंदुत्व की राजनीति से सहमत नहीं है। काफ़ी मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ, राइट। तो अगर हम इंडियन डायस्पोरा को समझना चाहते हैं तो यूनिटी के लेंस से नहीं समझ सकते, हमें डिसयूनिटी के लेंस से समझना। तो ये आपने देखा, ये बातचीत लंबी है, लेकिन इस बातचीत को लंबी ही होनी पड़ेगी, तभी आप जाकर जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, उनके भीतर किस तरह के अंतर विरोध हैं, बंटवारे हैं, खांचे बने हुए हैं, खोमचे बने हुए हैं, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है।
गोदी मीडिया एक छोटे से स्टेडियम में जहां पर 1200 और 1000 लोग भी ठीक से नहीं समाते हैं, उसे लेकर इतना बड़ा कर देता है कि सारा भारत वहां पर जमा हो गया है। संजय मिश्रा आपको ये समझने में मदद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों में राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कई तरह के अंतर और भेद और राजनीति गोलबंदी आपको दिखाई देती है, जिससे आपको एक तस्वीर, वो तस्वीर जो एक तरह से पेश की जाती है, उसकी जगह पर आपको कई तस्वीरें नज़र आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बातचीत हो रही है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपकी किताब पलट रहा था, पूरी मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो एब्रिविएशन देख रहा हूँ, संगठनों के नाम जो बाहर से लोग आए, साउथ एशियन लोग, तो पहला नाम तो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेशी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, और फिर उसमें नाम बदलता है एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन। अब इसमें मुझे पता नहीं कि इस एशियन वाले में पाकिस्तानी कितने, हिंदुस्तानी कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं। फिर नीचे आता है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिर एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिर आ जाता है एक भारतीय जनता पार्टी भी है, और एक जनरल चीज़ भी है, डोमेस्टिक वर्कर्स कमिटी, डोमेस्टिक वर्कर्स यूनाइटेड। इस तरह के भी संगठन बने हैं जिनके आगे ना तो एशियन लगा है, ना नॉर्थ इंडियन लगा है, ना हिंदू लगा है। फिर फेडरेशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन भी इसमें दिखाई दे रहा है, और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका FIACONA ये भी है, और फोरम ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट एंड फोरम ऑफ इनकलाबी लेफ्टिस्ट ये भी एक संस्था है यहाँ पर, और विश्व हिंदू परिषद भी है, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका भी है, और नॉन रेजिडेंट इंडियन, और इस तरह से नए नए टर्मिनोलॉजी को भी आपने इसमें डाला है। मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल, नेशनल एशियन अमेरिकन सर्वे। हम ये जानना चाहते हैं, बार बार बातचीत होती है कि इन संगठनों के ज़रिए एक किस्म की क्षेत्रीयता अमेरिका में पनपी है कि पेशे के हिसाब से, भाषा और रीजन के हिसाब से लोग गोलबंद हुए हैं, साउथ के लोग, नॉर्थ के लोग, और इसमें जाति का रोल किस तरह से प्ले होता है? क्या ये सिर्फ अपर कास्ट मोबिलाइजेशन है एक तरह से? पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे पर्टिकुलरली दलित ग्रुप्स ने मोबिलाइज करना शुरू किया, राइट। और उन लोगों ने मोबिलाइज करना शुरू किया इस बात को कि अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, साउथ एशियन कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कास्ट कितना अहम रोल प्ले करता है उसे हमें देखना होगा, और वो डायस्पोरा के अंदर भी अहम रोल प्ले करता है। तो अगर आप सोचें कि 1970s जब से यहाँ भारत के लोगों ने आना शुरू किया एक नए फेज़ में प्रोफेशनल्स के रूप में, तो धीरे धीरे काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC रिजर्वेशन के थ्रू प्रोफेशनल जॉब्स में पहुँचे, उन लोगों ने भी यहाँ आना शुरू किया। और जब उन लोगों ने आना शुरू किया और जब उन लोगों ने कम्युनिटी के अंदर जाना शुरू किया, तो वहाँ पे देखा कि उनको अपने कास्ट को हाइड करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही कम्युनिटी के अंदर जाते या टेंपल के अंदर जाते या मॉस्क के अंदर जाते, तो मोस्टली अपर कास्ट कम्युनिटी है, राइट, और लोग आपको प्लेस करना चाहते हैं, कौन हैं आप, और तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हुई कि अगर हम अपना कास्ट बताते हैं तो फिर हमारे साथ हमें शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। ये शुरुआती दौर था, ये शुरुआती दौर था। और तो लोगों ने जो दलित परिवेश के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, पर्टिकुलरली एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने शुरुआती दौर में काफ़ी सारा अपना एफर्ट इस बात पे इन्वेस्ट किया कि हम इंडिया में अपने लोगों को हेल्प करें, यहाँ पैसा इकट्ठा करेंगे, एंटी कास्ट मूवमेंट को इंडिया में हेल्प करेंगे। उस तरह की एक शुरुआत की। दूसरे तरह की एक शुरुआत की कि हम यहाँ पे हैं तो शायद हम इस स्थिति में हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस सवाल को खड़ा कर सकते हैं, हम जिनीवा जा सकते हैं, वहाँ इस सवाल को खड़ा कर सकते हैं। तो एक तरह से कास्ट को इंटरनेशनलाइज करने का बड़ा काम किया और उस तरह काम किया। लेकिन एक दूसरा फेज़ आया जबकि 1990, 2000, 2010 में बड़ी संख्या में लोग
इंजीनियरिंग कॉलेजेस से H1B वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आने लगे। और वो लोग केवल IIT से नहीं आते थे, वो लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, छोटी यूनिवर्सिटी से, यूपी के, बिहार के छोटी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली और H1B वीज़ा पे यहाँ आ गए, राइट। तो एक तरह से जो कास्ट फॉर्मेशन था वो चेंज होने लगा और काफ़ी संख्या में एक अच्छी खासी संख्या में लोग जो SC ST हैं, जो दलित कास्ट के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, वो यहाँ पे आने लगे। और काफ़ी सारे केसेस ऐसे आने लगे जहाँ पे कि टेक कंपनी में, या तो माइक्रोसॉफ्ट हो या और टेक कंपनीज़ हो, वहाँ पे इस तरह के एविडेंस सामने आने लगे कि मैनेजर जो इंडियन है, अपर कास्ट का है, वो उनको जानता है क्योंकि वो उस IIT में थे और वहाँ पे वो रिज़र्व लिस्ट में आए, राइट। तो अपने नेटवर्क से जानते हैं वो, तो वहाँ पे उनके ऊपर कमेंट करना और उनको परेशान करना और उनको प्रमोशन नहीं देना, ऐसे कई तरह के केसेस आने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर कास्ट हमारे इमिग्रेंट एक्सपीरियंस का इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर हमें इस सोसाइटी को बताना चाहिए कि कास्ट चीज़ क्या है। कास्ट 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की चीज़ नहीं है, बल्कि आज 21st सेंचुरी की चीज़ है कि उसके बेसिस पे हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, हमें सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का डिटर्मिनेशन होगा। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा मोबिलाइजेशन आज इस बात को हो रहा है कि सिटी काउंसिल, स्टेट्स इस बात को अपने कानून में एक्नॉलेज करें कि कास्ट एक कैटेगरी है और ये एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी होनी चाहिए और लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और ये दिस इज़ डिवाइडेड के उस एक तरह के आर्गुमेंट के साथ मिलता है कि आज इस क्वेश्चन पर डिवीज़न है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमें उसकी बात, हम अपने गौरवशाली अतीत की बात करना चाहते हैं, न कि इसीलिए गौरवशाली अतीत में जाते हैं क्योंकि ये जो उनकी हरकतें हैं जाति को लेकर, उस पर बात नहीं हो, उससे बात वो तकलीफ होती है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आप अमेरिका तक आ रहे हैं, इस जगह में जहाँ पर कई देशों के लोग यहाँ रहते हैं, आपके बगल में किस देश का आदमी बैठा है, किसके साथ आप जा रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, आप तय नहीं कर सकते। इतनी विविधता के साथ, भौगोलिक विविधता के साथ, मुल्कों की विविधता के साथ आपका उठना बैठना होता है, लेकिन उसके बीच में भी आप जाति के अहंकार को बचा कर रखते हैं। चूँकि जाति के बारे में बात करने में आपको ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए उस पर पर्दा डालने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं कि हम धर्म के नाम पर देश पर गर्व कर रहे हैं। तो ये ड्रामा है जिसे अब अम्बेडकराइट एसोसिएशन जो है वो अब समझ गए इस खेल को और इसको एक्सपोज करना शुरू कर दिए हैं कि ये धर्म का के नाम पे ये जो गौरव की जो मिठाई दिखाई जा रही है, हवा मिठाई, दरअसल उसके नीचे जो जाति के नाम पर शोषण हो रहा है वो आदतें यहाँ भी चली आई। इसके साथ आपको ये भी सोचना है कि आखिर रास्ता क्या है। जब आप इतनी दूर आने के बाद भी जाति से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं, तो जो पीड़ित है उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने के अलावा दूसरा रास्ता क्या है। आप इस नज़र से देखें तो आप उन सभाओं में जाने लगेंगे और उनके साथ खड़े होने लगेंगे जो जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव से बचाने के लिए और एक अमेरिका के अलग अलग शहरों में कानून बनाने पर जोर दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी जो ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, प्रो BJP RSS ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे तरह के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने एक नया फॉर्मुलेशन किया है कि अगर आप कास्ट के बेसिस से बात करते हैं, इसका मतलब आप हिंदू फोबिक हैं। कास्ट की बात करना मतलब हिंदू फोबिया है, राइट। तो एक नया टर्म यहाँ पे इमर्ज हुआ है जिसको उन्होंने तरह तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि हिंदू फोबी ये है, जो फोबिया वो है, फोबिक वो है जो हिंदुओं को लेकर मतलब एक भयभीत माहौल बनाता है। और आप ये कह रहे हैं इसका इस्तेमाल उनके लिए होता है जो जाति के नाम पर वहाँ खड़े होते हैं कि हमारा शोषण जाति के नाम पर हो रहा है, उनके लिए हिंदू फोबिक इस्तेमाल उनके लिए बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन ये है कि ये हमारे रिलीजन पे अटैक है, हमारे रिलीजन को नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है। और फिर उन्होंने एक शब्द ये बनाया, जैसे इस्लामोफोबिया पिछले 30-40 सालों से यूरोप में, US में इमर्ज हुआ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, उसी तरह से उसको लेके इन लोगों ने हिंदूफोबिया शब्द को गढ़ा और ये बताने के समझाने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कास्ट की बात करते हैं, अगर आप हिंदू रिलीजन के अंदर
जो समस्याएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो दिक्कतें हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो इसका मतलब आप हिंदू रिलीजन को अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदू फोबिक हैं। बहुत ज़रूरी बात आपने बताई। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग हिंदुत्व को चैलेंज करते हैं इंडिया में यहाँ रहते हुए, जो लोग कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया उसकी आलोचना करते हैं, उनको भी हिंदू फोबिया के कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि आप हिंदुइज्म को अटैक कर रहे हैं, आप एक पॉलिटिक्स को अटैक नहीं कर रहे हैं। बहुत खतरा है एक नई तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे इमर्ज हुई है, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत खतरनाक और बहुत ही हास्यास्पद पॉलिटिक्स है, बहुत ही रिडिकुलस पॉलिटिक्स है। लेकिन संजय मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। दिस इज़ डिवाइडेड ये किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा। बातचीत लंबी है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी देखिए और दोबारा से देखिए, क्योंकि ऐसी बारीक बातों को लिखने समझने में कई वर्ष लगते हैं। आप भी जब दोबारा देखेंगे तो बहुत सारी कमियों को पकड़ेंगे, बहुत सारी खूबियों को पकड़ेंगे और आपकी भी समझ में एक नए तरीके से विस्तार की शुरुआत होगी। आप अच्छा महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।